हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी लोगों का जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू पे। मैं हूं आपकी लॉ मिंटर इसरा और आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे, जहां पे दोस्तों हम शुरू करने वाले हैं विद दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का संविधान। तो आई एम वेरी श्योर बहुत से लोग मुझे पहले से जानते होंगे फ्रॉम दी लॉ वाला चैनल, जहाँ पे मैंने सीपीसी कॉन्स्टिट्यूशन हमने फाउंडेशन बैच में पढ़ा हुआ है। एंड टू ऑल दोज जो मुझे अभी नहीं जानते हैं, तो मेरा नाम है इसरा और मैंने बहुत सारे जुडिशियल सर्विस एस्पिरेंट्स को लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंदर, बहुत सारे एस्पिरेंट्स को क्लैट के अंदर, बहुत सारे एस्पिरेंट्स को मेंटर करा है। एंड आई एम एलएलएम ऑल्सो इन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, और मैंने खुद भी बहुत सारे जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन दिए हैं और एक्सपीरियंस होल्ड करती हूँ फॉर सच एग्जामिनेशंस। तो आई होप एंड आई विश कि मैं आपको अच्छे से गाइड कर पाऊँ स्पेसिफिकली इस सब्जेक्ट में। दोस्तों हम स्टार्ट करने वाले एक नए सब्जेक्ट के साथ, तो कुछ डिस्क्लेमर्स मैं रखती हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लॉ वाला चैनल पे भी मैंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और सिविल प्रोसीजर कोड मैंने करवाया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जब हम पढ़ते हैं, देखिए हम यहाँ पे एक फ्री प्लेटफॉर्म पे, हम यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, जहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं और बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस नहीं भी कर पाते हैं। तो आपको ध्यान में ये रखना है कि आपको हम ऐसा बेस बनाएंगे। इस सीरीज से मैं आपसे एक चीज़ का ज़रूर वादा करूंगी कि आपका एक ऐसा बेस बन जाएगा कि आप भारत के संविधान से रिलेटेड कोई भी किताब अगर आप उठाएंगे और उसको रेफर करेंगे फॉर योर मेंस, फॉर योर इंटरव्यू, फॉर योर प्रीलिम्स, तो आपको वो चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी। हालांकि हम अपने सेशंस में भी बहुत सारे केस लॉज को डिस्कस करेंगे, थ्योरीज को डिस्कस करेंगे, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स रहे उनका क्या ओपिनियन था पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ लॉ पे, हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। बट हम यहाँ पे आपको गाइड करने के लिए खड़े हुए हैं, लेकिन आपका भी काम बहुत ज़रूरी ये होता है कि आप सेल्फ स्टडी करें, अपने ऊपर मेहनत करें, स्पून फीडिंग पे विश्वास ना करें कि आपको हर चीज़ स्पून फीड करी जाएगी। एक अच्छी स्टैंडर्ड बुक ले लीजिए, कोई भी बुक को आप रेफर कर सकते हैं। मेरे पास तमाम बुक्स हैं जिसको मैं आपको रेफर कर सकती हूँ, मैं बता सकती हूँ, और आप कहिएगा तो मैं बताऊंगी भी। लेकिन एनी स्टैंडर्ड बुक फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वुड डू फॉर द जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशंस। और याद रखिएगा, हर एक सेशन में मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये कितना इंपॉर्टेंट है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये कितना इंपॉर्टेंट है, और डेफिनेटली आपको मेंस के क्वेश्चंस भी हर सेशंस में मैं कोशिश करूंगी कि आपको प्रोवाइड करूं। और आंसर राइटिंग के बारे में तो हम लोग डिस्कशन करते ही रहेंगे। तो आई थिंक दिस वुड बी इनफ, और बातें आगे के सेशंस में भी चलती रहेंगी। एंड वी वुड बी जस्ट स्टार्टिंग ऑफ विद दिस सेशन। तो हम आज कॉन्स्टिट्यूशन के इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। आज के सेशन में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जो मेंस में आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे, जैसे कि फेडरल फीचर्स क्या हैं संविधान के खुद के सेलिएंट फीचर्स क्या हैं, क्या हमारा संविधान फेडरल है या यूनिटरी है। ये सारी चीज़ें हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों एक और चीज़ आपको मैं बताना चाहती हूँ कि जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जब भी आप प्रैक्टिस देखिए, हम जब भी जुडिशरी की प्रिपरेशन की बात करते हैं तो हम मेंस के, मैं स्पेसिफिकली यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पे कोई वन लाइनर या आर्टिकल 14 में क्या लिखा है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, हम ऐसे छोटे छोटे वन लाइनर्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ डिटेल में पढ़ रहे हैं। और मैं सच बताऊँ आपको, मैं एक सेशन में आपको इतना कंटेंट प्रोवाइड कर दे रही हूँ कि आपको इतना जुडिशरी की मेंस के आंसर राइटिंग से एक समझ डेवलप हो जाएगी। आप किताबों से रेफरेंस ले सकते हैं, अपने नोट से रेफरेंस ले सकते हैं, और अपनी प्रैक्टिस आप शुरू कर सकते हैं। ये आपके लिए ही हम कर रहे हैं। तो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो यहाँ पे हम डिटेल में जा रहे हैं। अब आपका काम ये है कि आप जो केसेस आपको मैं क्लास में बता रही हूँ, जो आपको सेशन में मैं केसेस दे रही हूँ, तो आपको लैंडमार्क केसेस में बताऊंगी, इसके साथ साथ आप प्रिपेयर करिए हर एक टॉपिक जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है उसके करंट केसेस जरूर तैयार करिएगा। मतलब आप क्या करिए ना, एक नोटबुक बना लिए जहां पे आप जो करंट कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड केसेस हैं वो लिख लीजिए। वो स्पेसिफिक कॉपी आपके कॉन्स्टिट्यूशन के करंट केसेस से रिलेटेड ही होनी चाहिए। पतली सी नोटबुक ले लीजिए, 5 रुपीज़ की आती है, उसको आप प्रिपेयर कर लीजिए ताकि आपके पास एक पूरा डॉक्यूमेंट हो कि आप कभी भी कोई भी केस लॉ उठा के कोट कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में, है ना। सो ये चीज़ें क्या है, बहुत बेनिफिट करती हैं आपको तैयारी में। हम यहाँ पे क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, तो एग्जाम के लिए आपका क्या फ्रूटफुल चीज़ रहेगी वही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आई होप यू गेट माई पॉइंट। केसेस तैयार करने की आपकी जिम्मेदारी, हालांकि मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे केसेस,
करंट केसेस आप तैयार करिएगा, वो भी मैं बताती रहूंगी कि भाई इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ लॉ पे आपके सुप्रीम कोर्ट या रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट ने ये कहा हुआ है, क्योंकि मैं करंट लीगल अपडेट्स भी बहुत सारे कैंडिडेट्स को पढ़ाती हूँ। दूसरी चीज, अब जैसे इसके बाद का जो आपका सेशन आने वाला है वो आपका प्रियम्बल से रिलेटेड आने वाला है, तो आपको ये पता होना चाहिए, जैसे रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन फाइल किया गया था प्रियम्बल से रिलेटेड, कि प्रियम्बल में जो सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड है ये जो ऐड किया गया, ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया है 1976 में, और आप अडॉप्शन डेट बताते हो 1949 है, तो ये तो झूठ है। इससे रिलेटेड पिटिशन फाइल किया गया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया कि नहीं, ये दोनों शब्द ठीक है। तो नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि अगर मेंस में प्रियम्बल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है और अगर आपने रिसेंटली दिस हैज बीन हेल्ड ये फर्स्ट ही पैरा में, फर्स्ट ही पॉइंट में लिख दिया, तो आप एज पे, मतलब आपको नंबर मिलेंगे ज्यादा, 1 नंबर मिले, 1.5 नंबर मिले, जो भी नंबर मिले आपको नंबर ज्यादा मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो यही सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने बताया, आज के सेशन में हम सेलिएंट फीचर्स डिस्कस करने वाले, नेचर डिस्कस करने वाले, हमारा संविधान यूनिटरी है या फेडरल है या यूनिटरी, इसको क्यों कहा जाता है ये जरूर पूछा जाता है। ये दोस्तों मेंस में पूछा जाता है कि हमारे संविधान को यूनिटरी क्यों कहते हो, यूनिटरी क्यों कहते हो, जब हमारे संविधान में इतने सारे फेडरल फीचर्स हैं, तो आप ये क्यों कहते हो कि हमारा संविधान पार्टली यूनिटरी भी है, सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, याद है ना। तो वो सब चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन में। नोट्स याद रखिएगा, ये आपका एब्सोल्युटली दोस्तों, ये आपका एब्सोल्युटली फ्री बैच है। कॉन्स्टिट्यूशन हमने पेड बैच में और ज्यादा डिटेल में, ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे डिटेल में नहीं करा रहे, बट वी आर, देयर इज अ टाइम कॉन्स्ट्रेंट, आप जानते हो ना, कुछ लिमिटेशंस, रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, तो वो बैच में आपको कराया गया है पेड बैचेस में। जैसे आत्मा सर भी डील करते हैं इन कॉन्स्टिट्यूशन, मैं भी कॉन्स्टिट्यूशन कवर करती हूँ, हमारे धर्मा बैच जो रहा वहां पे मैंने कॉन्स्टिट्यूशन कवर कराया था। तो आप ध्यान रखिएगा इस चीज का कि ये फ्री बैच है। तो आप जब पीडब्ल्यू के एप्लीकेशन में जाएंगे ना, पीडब्ल्यू का जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसको जब आप डाउनलोड करेंगे और उसमें आप जाके सर्च करेंगे इस बैच को, तो ये बैच आपको मिलेगा। साथ ही आपको ये हर एक सेशन के नोट्स भी मिल जाएंगे, तो आप चाहें तो इसका एक पीडीएफ मर्ज करा के और पूरा प्रिंट आउट भी दोस्तों निकलवा सकते हैं। गॉट इट? शुरू करें सेशन को, ज्यादा लंबा हो गया डिस्क्लेमर। चलिए सेशन को शुरू करते हैं, बहुत मजा आने वाला है, तो दिल थाम के बैठिएगा, पूरी जर्नी एंड तक की हमें सफर तय करना है। चलिए, तो दोस्तों हम लोग संविधान की यहाँ पे बात करने वाले हैं और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर की हम सबसे पहले बात करेंगे। सेलिएंट फीचर्स हम डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन में। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत का संविधान जो है वो लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन हम किसको कहते हैं? यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन को। तो ये क्या है? ये हमारे भारत के संविधान का एक फीचर है जो कि उसको यूनिक बनाता है, जो उसको सेलिएंट बनाता है, राइट। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेंथीएस्ट है और मोस्ट डिटेल्ड है ऑफ ऑल रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड। अब जो यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन है, ओरिजिनली जब यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन को इंट्रोड्यूस किया गया था, जो अडॉप्ट किया गया था, सिर्फ 7 आर्टिकल्स थे। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन में 128 आर्टिकल्स थे, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 147 आर्टिकल्स थे, भारत के संविधान में 395 आर्टिकल्स थे दोस्तों, 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। अब आप जानते हैं विद टाइम कितने सारे 100+ अमेंडमेंट्स हो चुके हैं, जिसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बल्क को और ज्यादा बढ़ा दिया है। अब संविधान 1950 में लागू हुआ, फर्स्ट अमेंडमेंट जो हमारा हुआ था 1951 में हुआ था, जिसमें आर्टिकल 15 में भी अमेंडमेंट हमने किया था, चंपाकम दुराईराजन का केस जिससे रिलेटेड है। तो सिंस 1951 देयर आर सेवरल आर्टिकल्स जो कि ऐड किए गए हैं, बहुत सारे ओमिट करे हैं हमने अपने संविधान से। अब आपको मैं एक चीज बता दूं माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट इज बीन आस्क्ड इन द मेंस इज what is the reason of the length of the constitution, what is the reason of the extraordinary bulk of the constitution। क्या ये रीजन है कि आपका संविधान लेंथीएस्ट है? what is the reason? there are my dear friends several reasons, और ये आपके मेंस का सवाल है, मैं आपको बता दूं, इससे रिलेटेड आप मेंस आंसर राइटिंग आज के सेशन के नोट से प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहला रीजन ये है कि हम दूध के जले थे दोस्तों, हम दूध के जले थे, हम चाय भी फूक फूक के पीने वाले थे। अंग्रेजों का शासन जो था वो हमें पूरी तरह से एकदम
निराश कर चुका था, हमें एक तरह से पूरा हताश मैं कहना चाहूँगी कर चुका था। तो हमारे संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने एक्सपीरियंस लिया। सर BN राव, देखिए मैं बहुत सारी चीज़ों को मैंने स्टार्टिंग में कवर भी नहीं किया है। वी नो पार्ट्स कितने हैं, वी नो सर BN राव जो कॉन्स्टिट्यूएंट एडवाइज़र थे उनका क्या रोल था, डॉक्टर BR अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन रहे। दीज लिटिल बिट्स हम मिसलेनियस में लास्ट सेशन में भी कवर कर सकते हैं। आज का सेशन फीचर्स के ऊपर हम बेस करेंगे। तो सर BN राव जो थे वो पूरे दुनिया घूमे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने, क्योंकि वो एडवाइस कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को रिगार्डिंग द ड्राफ्टिंग कमेटी को रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या होना चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि भाई US के अंदर ये चीज़ बेस्ट है, ब्रिटेन के अंदर ये चीज़ बेस्ट है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये चीज़ बेस्ट है, जर्मनी के अंदर ये चीज़ बेस्ट है। तो हमने ये पॉलिसी अडॉप्ट करी कि कड़वा कड़वा थू थू, कड़वा कड़वा हम हटा देते हैं और मीठा मीठा हम गप गप कर लेते हैं, मीठा मीठा हम रख लेंगे। इसीलिए यहाँ पे पॉइंट आता है, दस कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज बैग ऑफ बोरोइंग्स। हाँ, वी आर दी बैग ऑफ बोरोइंग्स। हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से भी बहुत सारे 90% प्रोविजन हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए और रिस्पेक्टिव कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने चीज़ों को अडॉप्ट करी। क्यों? क्योंकि हम दूध के जले थे, हमें डर था। हम एक जैसे नवजात शिशु नहीं पैदा होता है, हम कोई रिस्क नहीं ले सकते थे। तो वी वर अवेयर ऑफ द डिफिकल्टीज फेस्ड इन दी वर्किंग ऑफ दीज कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि US में क्या दिक्कत आई, ब्रिटेन में क्या दिक्कत आई, तो वो प्रोविजंस हमने नहीं लिए। दिस वॉज द रीजन दैट दे सॉट टू इनकॉर्पोरेट गुड प्रोविजंस ऑफ दोज कॉन्स्टिट्यूशंस, ताकि कोई डिफेक्ट ना रहे, कोई लूप होल ना रहे, दैट माइट कम इन फ्यूचर इन दी वर्किंग ऑफ द Indian Constitution. Accordingly, my dear friends, they framed the chapter of fundamental rights on the model of US. They adopted parliamentary system on the principle of Rani monarchy, Britain. They took the idea of DPSP from the Constitution of Ireland and the elaborate provisions relating to emergency in the light of the Constitution from the German Reich, the German Republic and the Government of India Act 1935. तो जब हम यहाँ से भी लेंगे, यहाँ से भी लेंगे, यहाँ से भी लेंगे, यहाँ से भी लेंगे, तो क्या 395 नहीं होगा क्या? कहीं ये 400 नहीं हुआ, कहीं हमने IPC का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा, 511 को नहीं तोड़ दिया, हो सकता था, राइट? तो एक रीजन आप ये देंगे, what we are studying here is that what is the reason of the bulk of the constitution first, because we have taken the best things out of all the constitutions. Why? Because we were scared of something bad happening again, right? Next, the Indian Constitution, my dear friends, lays down the structure not only of the central government, मतलब हमने सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार नहीं, बल्कि राज्य सरकार कैसे चलेगी, राज्य सरकार की फंक्शनिंग कैसे होगी, राज्य सरकार के अंदर लोगों को गवर्न कैसे किया जाएगा, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, तीनों चीजें हमने डाली संविधान में। लेकिन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? स्टेट्स के बारे में हमें बात नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि स्टेट्स के खुद के संविधान बने हुए हैं, स्टेट के अपने खुद के संविधान है, डबल सिटीजनशिप है, डुअल सिटीजनशिप US में। वो जो सिटीजन होता है वो US का भी है और रिस्पेक्टिव स्टेट का भी सिटीजन होता है, इंडिया में नहीं है ना। इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ स्टेट, जानते हैं? तो ये चीज हम लोग पढ़ेंगे जब हम यूनियन ऑफ स्टेट्स के बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद देखिए द वास्टनेस ऑफ द कंट्री। अब देखिए हुआ क्या था, जैसे साउथ में हमने देखा, साउथ में हमने क्या देखा, श्री रामरुलु का जो कंट्रीब्यूशन रहा, जहाँ पे स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश बनाया गया, तेलुगु स्पीकिंग स्टेट है ना। आई होप मैंने उनका नाम सही प्रोनाउंस किया है, श्री पोटी रामरुलु, इफ आई प्रोनाउंस इट राइट। तो द वास्टनेस ऑफ द कंट्री, अब क्या है, साउथ में हम देखते हैं लैंग्वेज डिफर करती है थोड़ी, फिर हम नॉर्थ ईस्ट में देखते हैं लैंग्वेज में थोड़ा डिफरेंस है, फिर महाराष्ट्र में हम देखते हैं लैंग्वेज में डिफरेंस है। तो हमने क्या किया, लैंग्वेजेस से रिलेटेड एक पूरा शेड्यूल बना दिया है।
पूरा शेड्यूल प्रिपेयर किया है। फिर एक चैप्टर हमने डाला हुआ, एक पार्ट हमने डाला है जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस से रिलेटेड है। हमने ये बताया है कि अगर आपको बात करनी है, जैसे मान के चलिए हाई कोर्ट की लैंग्वेज क्या होगी, एक स्टेट को अगर दूसरे स्टेट से कम्युनिकेट करना है तो उसकी लैंग्वेज क्या होगी, ये हमने ऑफिशियल लैंग्वेजेस के चैप्टर में बताया हुआ है, उसके पार्ट में बताया हुआ है। तो ये भी बल्क, भाई लैंग्वेजेस से रिलेटेड हमने कोई चीज इंसर्ट करी, हमने कुछ आर्टिकल्स इंसर्ट करे हैं, तो इससे तो डेफिनेटली बल्क बढ़ेगा ना। एक तो ये रीजन हो गया। देन द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, हमारे मूल अधिकार दोस्तों, एंड ऑल्सो अ नंबर ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये जो डायरेक्टिव्स हैं ये हम एनफोर्सेबल तो नहीं करा सकते, यानी कि हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके कोर्ट नहीं जा सकते हैं कि आप इसको क्यों नहीं लागू कर रहे हैं। ये सिर्फ सरकार के लिए एक निर्देश है, एक इंस्ट्रक्शंस है, गाइड है एक तरह से कि आपको इस तरह से काम करना चाहिए, लोगों को इस तरह से आपको गवर्न करना चाहिए। सो the framers incorporated them with the view that it would serve as a constant reminder to whom, remember that the fundamental rights are for us as citizens and they are against the state, and directive principles of state policy is a reminder to the state here again that how will you govern the people, you have to govern the people according to the directive principles of the state policy. आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि जब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम सरकार को निर्देश दे रहे हैं कि आपको अगर लोगों को गवर्न करना है, अगर आपने सरकार बनाई है तो आप इसके अकॉर्डिंग बनाइएगा, ये सही तरीका है। हम इसको फंडामेंटल राइट्स में डाल रहे थे, लेकिन हम मतलब हमारी इकोनॉमी भी उतनी बड़ी नहीं थी, हम फाइनेंशियली इतने साउंड नहीं थे कि हम इनको भी डीपीएस पे बनाते कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क होना चाहिए और लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं उसके लिए एज अ फंडामेंटल राइट। आई होप यू आर गेटिंग इट। तो मैं ना थोड़ा सा एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप भी थोड़ा पढ़ के आओगे क्लास में, है ना, क्योंकि मैं या तो फिर आप मेरे लेक्चर्स देख लो जो फाउंडेशन बैच के हैं, है ना, वो देख लेना एक बार, और मतलब बेसिक स्टडी एक बार कर लो, रीडिंग कर लो, आप अपनी लक्ष्मीकांत की कर लो या किसी भी बुक की कर लो, तो आप थोड़ा सा रिलेट करोगे क्लास में, आपको मज़ा आएगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपका थोड़ा लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगी, लेकिन अगर नहीं है तो आपको डेवलप करना चाहिए, मेरी ये राय है। तो ये चीज़ हो गई कि फ्यूचर गवर्नमेंट को हमेशा एक रिमाइंडर जाएगा कि भाई आप यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाओ, यार लोगों में भेदभाव नहीं होना चाहिए, जो मटेरियल रिसोर्सेज हैं कम्युनिटी की वो प्रॉपर मतलब इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करी जाए कि सबका भला हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? डीपीएस में यही सब तो कहता है। फिर उसके बाद आपका वेलफेयर स्टेट, बेसिकली डीपीएसपी का काम हमेशा वेलफेयर स्टेट क्रिएट करने का है एज एनवाइस्ड इन द प्रीएम्बल ऑल्सो। फिर दोस्तों एक और चीज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अच्छा हाँ, एक और चीज ये देखिएगा, जितनी भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, पब्लिक सर्विस कमीशन, सारी चीजें आपको संविधान में मिलेंगी, पंचायत, म्युनिसिपैलिटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, यू नेम इट दे हैव इट। तो हेंस द रीजन ऑफ बल्क पूछा जाएगा। ये 4 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। सबसे पहला पॉइंट, वी वर स्कैर्ड, वी वर न्यू बॉर्न रिपब्लिक, हम नए नए जन्म लिए थे, हम रिस्क नहीं ले सकते थे, वी वर नॉट रेडी टू टेक एनी टाइप ऑफ रिस्क, इसीलिए हमने सारे कंट्रीज से बेस्ट चीजें ब्रोरो कर ली। फिर नंबर 2, जो कम्युनिकेशन, जो लैंग्वेजेस से रिलेटेड हमें प्रोविजंस डालने पड़े। नंबर 3, सेंटर के लिए अलग प्रोविजंस हैं, स्टेट्स के लिए अलग प्रोविजंस हैं। एंड नंबर 4, हमने लास्ट में क्या देखा, फंडामेंटल राइट्स भी हैं, डीपीएसपीज भी हैं, जो हमने निर्देश दिए हैं सरकार को। तो ये चारों पॉइंट्स आपको मेंशन करना है। अब देखिए, ये पॉइंट खैर हम लोग प्रियम्बल में पढ़ेंगे, बट आज भी आप लोग देख लो, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, प्रियम्बल यही 5 चीजों के बारे में बात करता है। द प्रियम्बल ऑफ इंडिया declares India to be a sovereign socialist, we know that. The word sovereign emphasizes that India is no more dependent upon any outside authority. It means that both internally भी और बाहरी रूप से भी, externally भी, हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। यानी कि अगर हमें अपनी जिंदगी कह रही हूँ, अपने कंट्री में कोई गंभीर फैसला लेना है तो हमें किसी से इजाजत नहीं लेनी होगी, हम अपना फैसला खुद ले सकते हैं। वी आर इंडिपेंडेंट। जैसे हम लोग कहते हैं नहीं, ये नहीं बोल सकते हो आप, मैं 18+ हूँ कि 8 बजे के बाद बाहर नहीं जाना, मैं आपसे पूछ के नहीं जाऊंगा या जाऊंगी, है ना। तो इंडिपेंडेंस।
अच्छा, एक और चीज है, कई बार ये कहा जाता है कि कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के साथ या यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, क्योंकि अभी हमारी मेंबरशिप है, तो लोगों का यह कहना होता है कि भाई आप कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के साथ अभी अलाइंड हो। भाई जब ब्रिटेन का जो शासन था पूरे कंट्री में, क्या कहा जाता था कि कभी सूरज नहीं डूबता है, ब्रिटिश राज में कभी सूरज नहीं डूबता है, लेकिन धीरे धीरे करके उनका राज कम हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने एक एसोसिएशन बनाया कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, जिसका इंडिया भी मेंबर था, कि भाई पहले जिसको रूल करते थे माइट भी वो इंडिपेंडेंट हो गया हो, क्या वो इसमें रहना चाहेगा, तो इंडिया मेंबर था। तो लोग ये कहते हैं कि क्योंकि कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के अभी भी ब्रिटेन के नीचे हो तुम, या यूएनओ के आप मेंबर हो, अभी भी आप नीचे हो। तो बट आपको सही बताया जाए, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, क्या वेदर इंडिया सॉवरिटी इज impacted or affected by the membership of UNO or Commonwealth of Nations? Your answer should be no. Critics say that India's membership of Commonwealth of Nations is not compatible with her sovereign status, but it is to be noted that India's membership of Commonwealth of Nations does not, दोस्तों, in any way restrict her sovereignty. You have to be clear on this point. When you are clear in your mind, then only this will reflect in your answer. Otherwise, you will be डामाडोल, इधर भी जवाब दोगे उधर भी जवाब दोगे. This is clear. अब आप कोई और बुक्स भी रेफर कर लीजिएगा, ठीक। आगे आइए, ये बात मैंने आपको बता दी, हालांकि ये हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, एक बात मैंने आपको नहीं बताई, ये हमारा नेक्स्ट सेलिएंट फीचर है। एक सेलिएंट फीचर हमने किया जहां पे हमने 4 पॉइंट्स करे। आई होप यू रिमेंबर दैट। फर्स्ट वाला, दैट इज द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम दूसरा करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको सेशंस जो मिलने वाले हैं वो आपको मिलने वाले हैं मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे। 4 डेज ही अपलोड होंगे, और जो आपके बाकी के डेज हैं उसमें आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिए, क्योंकि देखिए संविधान हम पढ़ रहे हैं, तो आप थोड़ा रिस्पेक्टफुल भी रहिए इस सब्जेक्ट को लेके, और थोड़े से ईगर भी रहिए, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी जानने को मिलेंगी। विद टाइम, मैंने बहुत बार संविधान पढ़ाया, और विद टाइम क्या है, एक कनेक्शन डेवलप होने लगता है, एक प्यार डेवलप होने लगता है, बट वो तभी होगा जब आप इंटरेस्ट शो करोगे। तो आप इस बीच ये जो 3 दिन होंगे आपके, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इस दिन आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस करिए, केस लॉज देखिए और आंसर राइटिंग करिए। इससे क्या होगा, आपको वो जो लव है ना, वो कहीं ना कहीं डेवलप होगा, जो और भी जगह पे डेवलप होता है आपका, तो पढ़ाई से रिलेटेड भी डेवलप कर लीजिएगा। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे आ जाते हैं दोस्तों। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। वी हैव सेट अप अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। The Constitution of India, my dear friends, establishes a parliamentary form of government, both center और states, दोनों level पे। In this respect, we have followed in toto completely the British model of parliamentary system. The British model in toto हमने इसको follow किया है। Reason क्या है? The reason for this is that we were accustomed, हमारी habit थी, हमारी आदत में शुमार था कि किस तरह से ब्रिटिशर्स पार्लियामेंट्री सिस्टम को लागू किए थे अपने वहां ब्रिटेन में भी और भारत में भी। तो उसी चीज को हमने फॉलो कर लिया यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। वी वर अकस्टम्ड टू दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट। नाउ व्हाट इज द एसेंस, आपसे पूछा जाए, द एसेंस ऑफ, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स यहाँ से स्टार्ट होंगे, अब आप नोट्स प्रिपेयर करिए अपने। द एसेंस ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, व्हाट इज इट? इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द लेजिस्लेचर। What do we study? Article 75 subclause 3, the collective responsibility, the collective अभी देखेंगे आगे। Now remember, ये all the points, please remember, चार्ट बना लेना, एक फ्लो चार्ट। Firstly, the president is the constitutional head of the state. Yes ma'am, yes, यहाँ पे the president is the constitutional, the first citizen of India, the rubber stamp, जिसके बैकबोन नहीं है, इसकी रीढ़ की हड्डी नहीं, spineless। The real executive power is vested in the, अब क्यों आप बोलोगे मैम स्पाइनलेस क्यों कह रहे हो, ये आपको सेकंड स्टेटमेंट बता रहा है। Why? Because the real executive power is exercised also and is vested also in the Council of Ministers, who is headed by the PM. ठीक है? The Council of Ministers is collectively responsible to the लोक सभा। Who is responsible? जिसको आप जाके वोट डालते हो, वो उनकी जिम्मेवारी है बेटा, उनकी जवाबदेही, उनकी अकाउंटेबिलिटी है। अब किसको अकाउंटेबिलिटी है? जैसे मान के चलिए सरकार बनी,
फिर एक ऑपोजिशन भी होता है, बहुत समय के बाद इस बार ऑपोजिशन आया लोकसभा इलेक्शंस 2024 के बाद। तो जो सवाल आएंगे उन सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं लोगों को, आप भी रिप्रेजेंट कर रहे हो लोगों को, तो आप क्या कर रहे हो इसकी जवाबदेही आपको देनी पड़ेगी लोकसभा में। दिस कॉन्सेप्ट इज बीन फॉलोड हियर, ठीक। The members of the lower house are elected on the basis of universal adult franchise 18+। आइए वोट डालिए। नॉर्मली फॉर 5 years, 5 years के बाद इलेक्शंस होते हैं। 2024 अभी हुए। द पोजीशन इज सेम इन द स्टेट्स में भी सेम पोजीशन है दोस्तों। दिस गवर्नमेंट इज देयरफॉर कॉल्ड अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। व्हाई? बिकॉज यू आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। On the other hand, see, all these points are very important. This will make your answer better answer. This will show give an indication to the examiner, yes, that the candidate is knowing about this particular provision. देखिए, मैं आपको सच बताऊं तो जो आप पढ़ रहे हो वो आपका दोस्त भी पढ़ रहा है। वो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जुडिशरी पे हो रहा है, जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू पे, किसी और प्लेटफॉर्म पे भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया जा रहा है, बट फोकस किस चीज पे करा जा रहा है? आप समझो, जो आप संविधान लिख के आओगे मेंस में वो हर कोई लिख के आएगा, लेकिन आप किस चीज पे फोकस करोगे, पिन पॉइंट किस पे करोगे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसमें होता क्या है। ये 5 चीजें होती हैं। एग्जाम को पता चल गया कि भाई इसको पता है, तो आपने अभी फोकस किया है इस चीज पे, तो यू शुड नो व्हेन एंड व्हाई यू हैव टू राइट दिस, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिशेस नाउ यू आर टेलिंग द डिफरेंस ऑल्सो, कि भाई यहाँ पे आपने बात करी, हमने ब्रिटेन को फॉलो करा, इंडिया ब्रिटेन यहाँ पे साथी दोस्त हैं, भाईचारा है। यहाँ पे हम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को अलग छोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, मोंटेस्क्यू स्पिरिट ऑफ लॉज। द प्रेसिडेंट हियर इज द रियल एग्जीक्यूटिव, ही इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल ऑफ इंडिया by the people for 4 years. All executive powers are vested in the president. He is not responsible to the lower house here. That is, Congress को responsible नहीं होगा वहां पे president. The members of his cabinet are not members of the legislature. अब US का president कौन है current, आपको comment section बताना है। Not members of the legislature क्या बता रहा है? The members of his cabinet, जो उनकी टीम के members हैं, जो उनकी सरकार की टीम के members हैं, वो legislature के members नहीं है, जरूरी नहीं है ये। They are appointed by the president and therefore they are responsible to the president. समझ रहे हो? बात समझ में आई? आगे आइए इसी बात पे, आगे आइए। फिर उसके बाद ये देखिए, ये बड़ा प्यारी चीज है। हमने क्या किया? इंडिया को एक मिक्सर ग्राइंडर में डाल दिया। हमने इंडिया को एक मिक्सर ग्राइंडर में डाल दिया दोस्तों। एक तरफ का क्या है? ब्रिटेन, क्वीन एलिजाबेथ 2। एक तरफ क्या है? यूएसए, है ना। यूएसए में बेटा, यूएसए में अमेंडमेंट जो होते हैं वो आप देखोगे बहुत रिजिड है। यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन, यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज जस्ट लाइक अ हार्ड रॉक, जस्ट लाइक अ ओल्ड ट्री which cannot be cut easily. And when we talk about Britain's constitution, which is not, it is also very criticized on the point that it is not a written constitution, it is unwritten, it is based on precedents. It is just like a little leaf which can be broken off just by a finger. उंगली से भी तोड़ सकते हो, इस तरह की पत्ती है। और यूएस का संविधान एक बहुत ही पुराना पेड़ है जिसको काटना इतना आसान नहीं है, उसके लिए आपको क्रेन ही मंगवानी पड़ेगी। अब इंडिया कहाँ लाए कर रहा है? इंडिया ना ब्रिटेन की तरह नाजुक है और यूएसए की तरह हार्ड भी नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, व्हेन वी टॉक अबाउट अमेंडेबिलिटी, व्हेन वी टॉक अबाउट चेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, हम संविधान में कुछ बदलाव करेंगे, हम संविधान में कुछ ऐड करेंगे, हटाएंगे, रिपील करेंगे, चेंज करेंगे, जैसे जम्मू एंड कश्मीर का स्टेटस, समझ रहे हो ना। तो हम ब्रिटेन के इतने इजीली भी नहीं कर सकते, जैसे एक पत्ती तोड़ दी आपने, फूल तोड़ लिया, और यूएस की तरह एक हार्ड रॉक की तरह, एक पेड़, पुराना पेड़ की तरह भी नहीं है। इट इज, अब इन दोनों चीजों को एक मिक्सर में डाल दो, ग्राइंड कर दो, क्या निकलेगा? ब्लेंड निकलेगा। किस चीज का ब्लेंड निकलेगा? किसी रिजिड चीज का और किसी फ्लेक्सिबल चीज का। मतलब हमने एक 50-50 रेशियो यहाँ पे अडॉप्ट किया है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट?
समझ में आया? आई डू माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड. It is a unique blend, my dear friends, of rigidity and flexibility. ध्यान दीजिएगा. It has been the nature of the amending process itself in the federations which had led to political scientists. मतलब अब ये लाइन क्या कहना चाह रही है कि जो तरीका होता है अमेंड करने का फेडरल कॉन्स्टिट्यूशंस में जहां पे सेंटर स्टेट में पावर आपने डिवाइड करी हुई है, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन जो फेडरल हैं उनका तरीका जनरली रिजिड होता है, ये क्रिटिक्स का कहना है. समझ में आ रहा है? अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इज वन विच रिक्वायर्स अ स्पेशल मेथड ऑफ अमेंडमेंट. अब जो मैंने आपको बताया ना सख्त लॉना टाइप्स, तो उसको अमेंड करने के लिए एक स्पेशल तरीका होता है, मेथड होता है. एनी ऑफ इट्स प्रोविजंस, वाइल फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन की जब हम बात करें या उसके किसी प्रोविजन की बात करें, उसको हम ऑर्डिनरी लेजिस्लेचर बहुत ही इजीली कर सकते हैं. अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज जनरली सेड टू बी रिजिड, जनरली. इसीलिए हम रिटेन, क्योंकि अनरिटन है, इसीलिए हम कहते हैं कि भाई तू जो है तू फ्लेक्सिबल है. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दो रिटन इज सफिशिएंटली फ्लेक्सिबल. हम ब्लेंड है, इसीलिए हम यूनिक है, इसीलिए हम सेलेंट फीचर में पढ़ रहे हैं इसको. हम कोई कॉमन चीज नहीं पढ़ रहे हैं जो ब्रिटेन में मिलेगा, यूएस में भी मिलेगा. हम ऐसा पढ़ रहे हैं विच इज समथिंग यूनिक. अब हम फंडामेंटल राइट्स एज अ सेलेंट फीचर क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हमने यूएस को भी एक स्टेप अहेड है हम यूएस से, इसीलिए हम पढ़ते हैं कि हमने कैसे चेंज किया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी इट. नाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे यूनिक ब्लेंड है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनमें हमें रिजिड होना पड़ता है, जिसमें हम कहते हैं कि हाँ स्पेशल मेजोरिटी से करो, लेकिन स्टेट से पूछ के आओ. हाफ ऑफ द स्टेट्स, भारत में 28 स्टेट से, तो आपको 14 स्टेट से पूछना पड़ेगा कि हम ये फेडरल प्रोविजन हम सुप्रीम कोर्ट को हटा रहे हैं. समझ रहे हो? बाकी को आप स्पेशल मेजोरिटी से कर सकते हो. दिस यू शुड नो. अब इसमें से पॉइंट्स अगर मैं आपसे एक्सपेक्ट करूं कि मैंने ये सेशन लिया, इसके मैं आपको एक्सपेक्ट करती हूँ कि भाई आप लिखोगे, इसको लिख पाओगे, आप आंसर राइटिंग में कर पाओगे, तो क्या मैं गलत एक्सपेक्ट? दिस इज समथिंग विच इज वेरी कॉमन टू नो. सबको पता है इसके बारे में, लेकिन फोकस हम इस पे कर रहे हैं, तो आपको आंसर राइटिंग में इसको मेंशन करना है. हाउ एवर यू हैव टू लर्न इट, यू हैव टू लर्न इट. नोट्स आपको मिल जाएंगे. क्यों? क्योंकि ये एक बैच बना है. कैसे मिलेगा? पीडब्ल्यू के एप्लीकेशन में जाके सर्च करेंगे, मिल जाएगा. आइए आगे. फिर उसके बाद दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, फंडामेंटल राइट्स. अब इसमें ज्यादा हम समय देंगे नहीं, क्योंकि हम जानते हैं मूल अधिकार हैं हमारे, और इन मूल अधिकारों का जब उल्लंघन होता है तो हमारी एक फंडामेंटल राइट आर्टिकल 32 में भी है कि हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं. क्यों? क्योंकि हमारा मूल अधिकार वायलेट हुआ है. ये अपने में आर्टिकल 32 में मूव करने में, द राइट टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट, द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट, माय डियर फ्रेंड्स, अंडर आर्टिकल 32. द इनकॉर्पोरेशन ऑफ फॉर्मल डिक्लेरेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में है. इट इज अ डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ अ डेमोक्रेटिक स्टेट. ये जो राइट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों. प्लीज जस्ट लर्न ऑल दिस. दिस विल फेच यू मार्क्स, गुड मार्क्स. अब यूपी में आपको मैं बताऊं, यूपी में क्या ट्रेंड है. यूपी में ये जीके में भी पूछ लेते हैं, और संविधान अलग से भी आता है. आप अराउंड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 80-60 कुछ इतने ही मार्क्स का आता है. तो आप क्या करो, लर्न कर लो ये पॉइंट. जैसे कि दे आर प्रोहिबिशंस अगेंस्ट द स्टेट, दे आर prohibitions against the state. State cannot make a law which takes away or abridges any of the fundamental rights. Why? Because Article 13 is there to protect it. If it passes such law, it may be declared unconstitutional by the courts, but mere declaration of certain fundamental rights, सिर्फ आप ये कह रहे हो कि fundamental rights है, कोई यूज की नहीं है. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा कि आप कह रहे हो फंडामेंटल राइट्स है, कोई मैकेनिज्म नहीं है, तो हम क्या करें ऐसी फंडामेंटल राइट्स का? रख लीजिए आप अपने पास, कोई फायदा नहीं है ऐसी फंडामेंटल राइट्स का, बिकॉज देयर इज नो मशीनरी. हम कहाँ जाएंगे? फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे पास, प्लीज हमें हेल्प कर दीजिए, प्लीज हमें हेल्प कर दीजिए. तो हमने आर्टिकल 32 का, इसीलिए उसको कहा गया इट इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. वाई?
बिकॉज फंडामेंटल राइट्स को कहीं ना कहीं हम उनको एनफोर्स कराने के लिए अलाउ किया जा रहा है और खुद से फंडामेंटल उसको राइट बनाया गया है इसीलिए। बट मेयर डिक्लेरेशन इज नो यूज इफ देयर इज नो मशीनरी। बिल्कुल सही कहा। आर कॉन्स्टिट्यूशन माय डियर फ्रेंड्स हैज देयरफॉर कन्फर्ड ऑन द सुप्रीम कोर्ट and the high courts also the powers of issuing writs of habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto and certiorari. These 5 writs, right? So now fundamental rights are not absolute rights also, you should know that. The second point we have got restrictions on the state, judicial review करेंगे, absolute नहीं है। क्या मतलब हुआ? हम ये कहें जब कि ये राइट आपकी एब्सोल्यूट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा कि आपको मैंने 500 रुपये दिए, लेकिन ये 500 रुपये तुम्हारे नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि कभी भी मैं वापस ले लूंगी। या मैं कहना चाह रही हूँ सिर्फ 400 तुम्हारे हैं, 100 मैं ले लूंगी, 250 ले लूंगी। हमारे एब्सोल्यूट नहीं है। तो फंडामेंटल राइट्स हैं आपके पास, लेकिन वो एब्सोल्यूट नहीं है। यानी कि स्टेट जो सरकार है जब चाहे उसके ऊपर बाधा, उसको रोक सकती है, रिस्ट्रिक्ट कर सकती है और उसके ऊपर एक अड़चन डाल सकती है, रुकावट डाल सकती है कि आपका आर्टिकल 14 नहीं, आपका आर्टिकल 19 नहीं, आर्टिकल 21 रुक जाइए भी। क्यों? क्योंकि आप भारत की अखंडता और संप्रभुता को अफेक्ट कर रहे हो। आप भारत के फ्रेंडली रिलेशंस किसी और कंट्री के साथ है, आप उसके खिलाफ एक स्पीच दे रहे हो, फिर आप कह रहे हो मेरे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को आप वायलेट कर रहे हो। नहीं रहेगा आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और छोटी सी बात में मैंने आपको बता दी। So it must however be clearly understood, मैंने बता दिया। Thus our constitution tries to strike a balance between the individual liberty, हमारे पास फ्रीडम है, हमारे पास लिबर्टी है, लेकिन सोसाइटल इंटरेस्ट भी है। हमारी कंट्री को इस चीज की नीड है कि हमारी कंट्री प्रोटेक्टेड रहे, बॉर्डर्स पे आर्मी तैनात रहे, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। हम कोई ऐसी स्पीच ना दें ताकि रिलीजियस कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, कम्युनलिज्म स्प्रेड ना हो। The idea of incorporating a Bill of Rights has been taken from the Constitution of US. We all know that, but the guarantee of individual rights in our Constitution has been very carefully balanced with the need for security of the state itself. कि हमने एक restriction भी impose किया है, एक balance होना चाहिए, right है, और उसके ऊपर restrictions भी है। ये जो आपको यहाँ पे मैंने बताया ना, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने बात कही थी, मुझे याद आ रहा है, A right without remedy is of no use. Wherever there is a right, there is a remedy. ये कोट करके पूछा जाता है, फिर आपको आगे लिखना होता है। All these things you can write. फिर आप यहाँ पे इसकी बात कर सकते हो, रिट्स की बात। बस यही कुछ पॉइंटर्स पूछना चाहते हैं कि वो स्टेटमेंट के बाद आप कहाँ पहुंचे, है ना? आप पहुंच पाए, नहीं पहुंच पाए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे आइए। अब दोस्तों डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी देख लीजिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, द डीपीएसपी आयरलैंड से हमने लिया है। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स टू बी टेकन अप बाय द स्टेट गवर्नेंस, कैसे हम गवर्न करेंगे अपनी कंट्री को। फंडामेंटल राइट्स की तरह ये जस्टिसेबल नहीं होती, यानी कि हम कोर्ट नहीं जा सकते इनको एनफोर्स कराने के लिए। इफ द स्टेट इज अनेबल टू इम्प्लीमेंट एनी ऑफ प्रोविजंस ऑफ पार्ट 4, ये पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स है दोस्तों, पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। No action can be brought against the state in a law court. For this want of enforceability has been much criticism. यानी कि स्टार्टिंग में हो रहा था कि भाई आप इनको एनफोर्सेबल करो ना, लेकिन हम उस टाइम पे इतने ज्यादा फाइनेंशियली साउंड नहीं थे और हम इतनी सारी राइट्स हम देने के लिए केपेबल नहीं समझ रहे थे अपने आप को एज अ कंट्री, एज अ न्यू बॉर्न। But the criticism is not justified. Though by their very nature they are not justiciable in the courts of law, yet state authorities should have to answer for them to the electorate at the very time of election. आपने क्या किया? आपके मैनिफेस्टो में ये था, आपके मैनिफेस्टो में आपने डाल के भी वो काम नहीं किया 5 साल में। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, अब क्या होती है डिबेट्स, कुर्सियां फेंकी जाती है एक दूसरे पे, यही सब तो होता है। तो यही सब पॉलिटिकल सेटअप है, यही सारी चीजें पूछी जाती है, यही सब संविधान दिखाया जाता है। द आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट envisaged in our constitution can only be achieved if the states endeavor to implement them with a high sense of moral duty. वेलफेयर स्टेट एस्टैब्लिश करना सरकार के लिए एक मॉरल ड्यूटी है, का काम है। आगे आइए। फिर उसके बाद
ये देखिए पॉइंट सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट है। आइए, बट मैं ना पता है इसमें बहुत बहुत दुखी हो जाती हूँ। क्यों? क्योंकि होता क्या है, बहुत से लोग यहाँ पे हैं जो कहते हैं कि नहीं, फेडरल प्रोविजंस होने के बाद भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल नहीं है। जस्ट अ सेकेंड। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों, द मोस्ट रिमार्केबल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट बीइंग अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन it acquires a unitary character during the time of emergency। यानी कि इट इज जस्ट लाइक कि वो बिल्ली नहीं होती है जो ऐसे तो बहुत फ्रेंडली है आपके साथ, लेकिन जैसे ही आप उसके बच्चे के पास जाओगे वो झपट पड़ेगी। उसी तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है ठीक है ठीक है ठीक है, सेंटर के पास भी पावर, स्टेट के पास भी पावर, सेंटर के पास भी पावर, स्टेट के पास भी पावर। लेकिन जैसे ही हमारे देश को कोई खतरा होता है या कुछ सेटअप में चेंज होता है या कुछ दिक्कत आती है हमारी कंट्री को, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को, हम एकदम से पलट जाते हैं। हम एकदम से वक्त बदल देते हैं, जज्बात बदल देते हैं और हम कहते हैं कि नहीं 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 स्टेट अब तुम शांत रहो, अब तुम्हारी पावर को भी हम एक्सरसाइज करेंगे। हम सेंटर हैं, हम पावरफुल हैं, हमारे पास सारी सोल अथॉरिटी और पावर होनी चाहिए है। आपको नहीं लगता ये जरूरी है? आप बताओ, अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ यूनिटरी फीचर्स हैं तो उसमें खराबी क्या है, बुराई क्या है? ये क्रिटिसिज्म कैसे हो सकता है? ये तो एक यूनिकनेस है ना कि मुड़ जा रहा है, चेंज हुआ जा रहा है और वरना फेडरल। तो ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट अंडरगोज अ वाइटल चेंज। एक चेंज आ जाता है। यूनियन पार्लियामेंट नाउ इज एम्पावर्ड टू लेजिस्लेट ऑन एनी सब्जेक्ट जो स्टेट लिस्ट के अंदर दिया है। फेडरलिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, अभी हम आगे देखेंगे कि हम किसी कंट्री को फेडरल कब कहते हैं, क्यों कहते हैं, कैसे कहते हैं, तो वो अभी हम देखेंगे। तो द सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू गिव डायरेक्शंस टू द स्टेट as to the matter in which it should exercise its executive power। सेंटर ये बताता है स्टेट को कि तुम्हें अब ऐसे काम करना चाहिए, और अगर नहीं कर पाए तो ये भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि बेचारा स्टेट अपने कॉन्स्टिट्यूशनली चल नहीं पा रहा है तो इमरजेंसी डिक्लेयर कर दो। द फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट कैन ऑल्सो बी ऑल्टर्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। ऐसा वैसा भी कितना जाना है कितना देना है ये भी डिसाइड करेगा केंद्र सरकार। Thus, during the proclamation of emergency, all powers are centralized in the union government, आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ठीक है। And the constitution acquires a unitary character. This combination of federal and unitary system is a unique feature of Indian constitution. And historical background को जब हम पढ़ते हैं फेडरल कंट्रीज के बारे में तो इसको हम और डिटेल में पढ़ते हैं, बट इतना हमारे लिए इनफ है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे आइए, इस बात हमें समय नहीं देना है। ये अमेंडमेंट एक्ट आपको बताना है, इसमें मेंशन आई होप ना हो, नहीं है। यू हैव टू टेल मी द अमेंडमेंट एक्ट इन द कमेंट सेक्शन वेरी फास्ट जिससे हमने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में जो एज थी उसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था, एक एज लिमिट चेंज हुआ था। बताइए भाई, अडल्ट सफरेज का मतलब क्या होता है? द ओल्ड सिस्टम ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट्स now has been abolished and the uniform adult suffrage system has been adopted। तो पहले जो जिस तरह से कम्युनल बेस पे, धार्मिक बेसिस पे इलेक्शंस होते थे, उन्हें हटा दिया। हमने कहा हम नहीं जानते हैं भाई, आप ऐसा करो एक यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज लेके आओ। अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एवरी मैन एंड वुमेन अबव द एज ऑफ 18 years हैज बीन गिवन द राइट टू इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स लेजिस्लेचर के लिए। द अडॉप्शन ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज आर्टिकल 326 में दिया गया है, विदाउट एनी क्वालिफिकेशन ऑफ आइदर सेक्स, हमें सेक्स से मतलब नहीं, या फीमेल मेल जो भी हो। प्रॉपर्टी, आप कितनी संपत्ति आपके पास, पहले क्या होता था भाई फ्रांस में, हमने क्या देखा, फ्रांस में यही तो था कि वोट देने का अधिकार। पहले तो उन्होंने कहा कि हमें वो हो गया आपका बसाइल फोर्ट को इन्होंने गिरा दिया, फिर उसके बाद कहा हमें अपना संविधान चाहिए, खड़े रहे, शपथ ली कि हमें संविधान चाहिए, संविधान बनाया गया। तो राइट टू वोट, भैया फीमेल्स को वोट करने का अधिकार बहुत बाद में मिला है। ये जो हमें अभी से मिल गया था, स्टार्टिंग से ही मिल गया था, ये फ्रांस वगैरह नहीं मिला था फ्रांस में। तो फिर उसके बाद फ्रांस में एक चेंज, हाँ, वेल्थ के अकॉर्डिंग मिलता था कि आपके पास इतनी प्रॉपर्टी तभी आपको वोट करने का अधिकार होगा, तभी आप आगे बैठोगे, वोट करने का अधिकार मिलेगा आपको। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी नहीं है।
कि आप टैक्स कितना देते हो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और द लाइक इज अ बोल्ड एक्सपेरिमेंट इन इंडिया हैविंग रिगार्ड टू द वास्ट एक्सटेंट ऑफ द कंट्री। हमारी कंट्री में इतने लोग हैं, उसके बाद भी हमने ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं डाला कि आप प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, अपने सेक्स के अकॉर्डिंग या टैक्सेशन के अकॉर्डिंग ही वोट डालोगे। विद एन ओवरवेलमिंग इलिटरेसी, जहां पे आप देखोगे कि लोग उतने लिटरेट नहीं है। The suffrage is wider than all the democratic countries which have given the right to vote to their people in spite of many difficulties. ये जो एक्सपेरिमेंट है has been crowned with success. लोग जाते हैं वोट डालने के। This is evident with the increased number of voters on the electoral rolls in the general elections. आप देखोगे साल दर साल लोग जाते हैं वोट देने के लिए। बहुत से लोग नहीं भी जाते हैं, लेकिन ये जो अवेयरनेस है वोट डालने की, ये लोगों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। आगे आइए दोस्तों, अडल्ट सफरेज हो गया आपका एक पॉइंट। फिर उसके बाद इंडिपेंडेंट जुडिशरी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मेयर इन्यूमरेशन ऑफ अ नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में बिना किसी प्रॉपर सेफगार्ड की, कि आपकी वो फंडामेंटल राइट्स कहाँ से एनफोर्स करी जाएगी, कोई भी यूजफुल पर्पस है नहीं उसका। इंडीड द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ अ राइट, आपकी राइट है, ये रेमेडी पे डिपेंड करेगा। वेरेवर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। Unless there is a remedy, there is no right goes a famous maxim. For this purpose, independent judiciary बनाई गई है। इसको कहा जाता है इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यानी कि निचली अदालत से ऊपर तक की आपको मैकेनिज्म दिया गया है जहां पे आपके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा और खुद किसी चीज से इन्फ्लुएंस होगी नहीं। कोई पॉलिटिकल फैक्टर, कोई एग्जीक्यूटिव फैक्टर इसको इम्पैक्ट नहीं करेगा जुडिशरी को। It is the custodian of the rights of the citizen. Besides, in a federal constitution, it plays another significant role of determining the limits of the center and state. आप अपनी हद को पार कर रहे हो, आपने अपनी हद को पार कर दिया, ये भी बताती है जुडिशरी। So this is a very important point for all of you. फिर उसके बाद दो पॉइंट्स हम दोस्तों देखते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज हम सब जानते हैं, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से हमने इंसर्ट किया है, और स्वर्ण सिंह मेहता कमेटी से यहाँ पे हम के रिकमेंडेशन पे हमने इसको इंसर्ट किया था। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में आप चाहें तो आप पढ़ लीजिएगा। आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। के जो है फंडामेंटल ड्यूटी के, ये हमने अमेंडमेंट करके ऐड करी थी। सिंगल सिटीजनशिप के बारे में अभी मैंने थोड़ा सा आपको जिक्र किया था। भारत में सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, यानी कि आप सिर्फ भारत के नागरिक हैं ना। अगर आप नागरिकता अपने स्टेट के अकॉर्डिंग चाहते हैं तो आप भारत नहीं, आप यूएस चले जाइए या किसी ऐसी कंट्री चले जाइए जहाँ पे डुअल सिटीजनशिप होती है। इंडिया इज फेडरल, यानी कि सेंटर और स्टेट में पावर जरूर डिवाइडेड है, लेकिन हमने स्टेट को इतनी पावर नहीं दी कि आप कह दो कि हमारे सिटीजन्स अलग हैं। इट प्रोवाइड्स फॉर डुअल पॉलिटी, यानी कि सेंटर स्टेट के पास अलग अलग पावर है बट सिंगल सिटीजनशिप है पूरे भारत के लिए। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन डुअल सिटीजनशिप, दैट इज सिटीजन आप अमेरिका के भी होगे और स्टेट के भी होगे। On the other hand, there is only one citizenship in India, that is citizenship of India. There is no state citizenship. Every Indian is the citizen of India and enjoys the same rights of citizenship, no matter what state he resides in. आप किसी भी स्टेट के हो, आप भारत के नागरिक ही कहलाओगे। वो चक दे इंडिया का डायलॉग याद है ना, जहाँ पे एक लाइन लगाते हैं SRK की टीम के सारे लोग, लड़कियां जो आती हैं, और एक लड़की होती है, आई थिंक विद्या सिंह, जो कैप्टन बनाई जाती है, जो कहती है, अपना नाम लेती है और कहती है विद्या सिंह इंडिया। तो वही कॉन्सेप्ट, बाकी कहती हैं हम आसाम के हैं, बाकी कहती हैं हम गुवाहाटी के हैं, बाकी एक्सेट्रा एक्सेट्रा जगहों, सिटीज़ और स्टेट्स के नाम लेती हैं। एक ही कहती है भारत, इंडिया का नाम लेती है, जिसको एक्सेप्ट किया है। चलिए आगे आइए। तो एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी दोस्तों, वो था फेडरल प्रिंसिपल्स के बारे में, राइट। फेडरल प्रिंसिपल्स के बारे में, फेडरल प्रिंसिपल जब भी हम पढ़ते हैं ना, तो कुछ 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखते हैं। वो 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने फिंगर टिप्स पे लर्न कर लीजिए, बस ये आपको करना है। तो व्हाट इज फेडरल प्रिंसिपल, व्हाट इज फेडरलिज्म, आइए इसको थोड़ा सा जानते हैं। इट इज द मेथड ऑफ डिविजन ऑफ पावर, इट इज द मेथड ऑफ डिवाइडिंग पावर। सिंपली my dear friends, we are not here talking about separation of powers, executive, legislature, judiciary. No, we are not talking about. What we are talking about, we are talking about division of power, wherein center has its own subjects to make laws, state has its own subjects to make laws, and we have one more part wherein center and state both can make laws. कोई किसी के पावर में इंटरफियर नहीं करेगा, सबके पास अपने सेपरेट पोर्शंस हैं लेजिस्लेट करने के लिए। हाँ, एक चीज जरूर है, ये आपस में कोऑपरेट करेंगे,
एक दूसरे को सप्लीमेंट जरूर करेंगे लेकिन सुपरसीड नहीं करेंगे, ठीक है, जनरली हम यही जानते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट रहते हैं और इंडिपेंडेंट रहते हैं। बोथ द फेडरल एंड द रीजनल यानी कि स्टेट गवर्नमेंट्स आर कोऑर्डिनेट एंड इंडिपेंडेंट इन देयर स्फीयर्स, एंड ये नहीं कहा जाएगा कि आप किसी के नीचे हो, अपने अपने एरिया में हर कोई काम करता है, कोई किसी का सबऑर्डिनेट या सुपीरियर नहीं है। आगे आइए, अब इसका एक बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जो मैंने आपको बताया था। फेडरलिज्म मीन्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स ऑफ द स्टेट अमंग नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉडीज ईच ओरिजिनेटिंग इन एंड कंट्रोल्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि आप ओरिजिनेट हो रही हो कॉन्स्टिट्यूशन से ही गवर्न हो रही हो, ऐसी बॉडीज के बारे में डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है कि आप किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे लॉ बना सकते हो। एक लिस्ट बन, जैसे कि शादी का घर है मान के चलिए, आपने देखा कि ये बंदा जो है ये फॉर एग्जाम्पल आपका जो खाने का आइटम है, खाने का जो सामान है शादी के घर में, खाने का एरिया इसका बेस्ट है। एक का आपने देखा कि भाई इसका कपड़े का एरिया बेस्ट है, कपड़ा वपड़ा संभाल लेता है, इसको क्या देना लेना है, तो आपने क्या कहा, भाई तुम जो हो तुम सिर्फ खाने का काम करोगे, इसको आपने क्या कहा, तुम सिर्फ कपड़े का काम करोगे। हमने डिवाइड कर दिया। फिर हमने देखा कि यार ये जो काम है मतलब बारातियों का ध्यान रखना, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, तो बारातियों के लिए भाई तुम भी आ सकते हो, तुम भी आ सकते हो। ये कॉन्करेंट लिस्ट का जो पार्ट है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल एक एक्स पर्सन को आपने कहा कि तुम सिर्फ यही काम करोगे, जैसे सेंट्रल लिस्ट बनी है, यूनियन लिस्ट बनी है, उसमें सब्जेक्ट्स हैं, उस सब्जेक्ट पे सिर्फ सेंट्रल आपका पार्लियामेंट ही लॉ बना सकता है, यूनियन पार्लियामेंट। फिर स्टेट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट पे सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर्स ही लॉ बना सकते हैं। एक कॉन्करेंट लिस्ट है जिसमें स्टेट लेजिस्लेचर और यूनियन पार्लियामेंट दोनों लॉज बना सकते हैं। तो हमने क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए पावर्स, और उन बॉडीज, भाई पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन से निकल के आता है, स्टेट लेजिस्लेचर्स के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन दिया गया, ओरिजिनेट हुए और कंट्रोल भी हो रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन से। Such distribution of powers is required as in matters of national importance. जरूरी है कि पावर्स डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए, in which a standard policy is needed in the interest of people, लोगों के लिए जरूरी है। Authority is entrusted to the union and local matters पे हमने स्टेट को दिया। हम ये नहीं कह रहे कि कोई ऐसा वैसा काम खाली स्टेट करता है, स्टेट अपने लोकल मैटर, स्टेट में किस चीज की जरूरत है, जैसे अपरिचिता बिल वेस्ट बंगाल में लाया गया, क्यों, क्योंकि वहां रिक्वायरमेंट थी, लागू किया गया, वहां पे इंट्रोड्यूस हुआ, क्यों, क्योंकि डॉक्टर्स के साथ ऐसा हो रहा है, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। सेंट्रली अडॉप्ट करना आप कर सकते हो, लोकल मैटर्स से रिलेटेड। अब मणिपुर में जो है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अपने स्टेट के लिए लॉज बना सकती है। ये कहने की बात। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑफ फेडरल स्टेट्स, a federal state derives its existence from the constitution। जिस तरह से कंपनी बनाई जाती है, जिस तरह से कंपनी बनती है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से, इसी तरह से एक स्टेट, फेडरल स्टेट का जन्म भी संविधान से होता है। हर एक पावर, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर या जुडिशरी, ये whether it belongs to the nation or to the individual state is subordinate to and controlled by the constitution। The constitution in a federal state constitutes the supreme law of the land। ये सबसे उच्च कोटि का है। संविधान को क्या कहा गया है, उसने क्या कहा बेंथम ने, if I am not wrong, बताइएगा ग्रैंड नॉर्म किसने बोला है, क्या कहा है, ग्रैंड नॉर्म, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। आगे आइए, फिर उसके बाद रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हम देख चुके हैं, लेंथीएस्ट भी है। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट ऑलमोस्ट नेसेसरली, कोशिश यही करी जाए कि ज्यादातर यही होता है कि वो रिटन ही होता है। द प्रोविजंस ऑफ अ फेडरल स्टेट आर कॉम्प्लिकेटेड एज देयर आर प्रोविजंस फॉर 2 सेट्स ऑफ गवर्नमेंट। और भारत में क्या है, 3 सेट्स है, 3 टियर है। क्यों, तीसरा टियर क्या है, कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। तीसरा टियर क्या है, कॉमेंट सेक्शन में आपको बताना, और कब इंसर्ट किया गया उसको। And दोस्तों, it will be practically impossible to maintain the supremacy of the constitution unless the terms upon understand have been reduced into writing। बहुत जरूरी है, जी हाँ, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में सेटअप, डिविजन ऑफ पावर आप कर रहे हो, आप गवर्नमेंट की पावर्स को बता रहे हो और बिना लिखे, मतलब कहीं ना कहीं
वो जो कंफ्यूजन है ना वो दूर हो जाते हैं जब लिखित रूप में होता है. To base an extensive setup of this kind upon understanding or conventions would generate misunderstanding. जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप सिर्फ प्रेसिडेंस या कन्वेक्शंस या प्रैक्टिस पे बेस करोगे कि हाँ ठीक है तो दिक्कत आएगी. आप यू गेटिंग माय पॉइंट? फिर आ गया ये दोस्तों रिजिडिटी. ये मैंने आपको बता दिया है, ये आपको क्लियर होगा. अ नेचुरल कोरोलरी ऑफ अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड होता है जनरली, उसको अमेंड करना उतना आसान नहीं. A constitution which is the supreme law of the land, my dear friends, must also be rigid. Rigid constitution में ऐसा नहीं कि ध्यान रखिएगा, don't be confused. ऐसा नहीं है कि एक लिखित रूप में जो संविधान है उसको अमेंड नहीं किया जा सकता. उसका एक प्रोसीजर होता है, उस प्रोसेस को आपको फॉलो करना होता है. ठीक है. In a rigid constitution, the procedure of amendment is very complicated and difficult. Does not mean the constitution should be legally unalterable. कभी हम alter ही नहीं कर सकते. It simply means that the power of amending the constitution should not remain exclusively. सिर्फ सेंटर को दे रहे हो rigid हो गया, सिर्फ स्टेट को दे रहे हो नहीं. तरीका है इसका. A constitution of a country is considered to be permanent document. हमेशा रहने वाला डॉक्यूमेंट है. ये सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है. द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन ओनली बी मेंटेन इफ द मेथड ऑफ अमेंडमेंट इज रिजिड. थोड़ा सा डिफिकल्ट करो. यूएस का तो इंडिया से भी ज्यादा रिजिड है बेटा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है यूएस का जो तरीका है अमेंडमेंट का. अथॉरिटी ऑफ कोर्ट्स, द वेरी नेचर ऑफ द फेडरल स्टेट्स. ये 5 चीजें याद रखिएगा एज इट इज. इन्वॉल्व्स The very nature of a federal state involves a division of power between center and state governments under the framework of the constitution. ठीक है. It is therefore essential कि ये जो division of power है कोई independent या impartial authority हो above and beyond the ordinary bodies, whether federal or state legislatures existing under the constitution. The judiciary in a federal polity is the final power to interpret the constitution and guard the provisions of the constitution. इसीलिए कोर्ट को हमने पावरफुल बनाया है कि हमने आपको अथॉरिटी जरूर दी है. भाई कोई किसी के एरिया में लेजिस्लेट कर रहा है, इसको डिसाइड कौन करता है? आपका जुडिशरी करता है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग रिलेशंस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट पढ़ेंगे. ठीक है. ये मैंने बता दिया. कई बार दोस्तों हमारे प्यारे संविधान को कहा जाता है कि हमारा संविधान यूनिटरी है. फेडरल क्यों कहते हो? यूनिटरी है. अब यूनिटरी ये मेंस का क्वेश्चन है. व्हाट आर द यूनिटरी फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? मैंने आपको बता दिया. पहला पॉइंट क्या बताओगे आप समझना, मेरी बात ध्यान से समझिएगा. हम पॉइंटर्स देते हैं फिर हम बताते हैं तो क्या बुराई है? हम फेडरल हैं, हम बताते हैं कि इसमें गलत क्या है कि अगर हम उस टाइम पे यूनिटरी हो जा रहे हैं. जैसे कि अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, कहेंगे कि हाँ हमने प्रोविजन डाला है, जरूर डाला है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं कभी. जैसे कि द गवर्नर ऑफ द स्टेट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड उसको जवाबदेही होती है. दिस इज हाउएवर नॉट अ मैटर ऑफ मच सिग्निफिकेंस, फॉर गवर्नर इज ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट हु शैल नॉर्मली एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ हिज मिनिस्टर. उसका अपना एरिया है, वो अपने मिनिस्टर्स के कहने पे चलता है. ऐसा नहीं कि उनको आंसरेबल है हर चीज के लिए. बट हमने प्रोविजन डाला है. देयर आर प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर विच द गवर्नर इज रिक्वायर्ड टू सेंड सर्टन लॉज फॉर द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट. उसको प्रेसिडेंट चाहे तो वीटो भी कर सकता है, ये भी पावर है. बट ध्यान रखिएगा, दिस थिंग हैज टू बी इन योर आंसर. मैं ये नहीं कहती कि अगर आप आंसर में खाली ये बता रहे हो कि कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी कैसे है तो वो गलत होगा. बट अगर यूपी बिहार में 20-25 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप ये भी जरूर बताना कि whatever be written in the constitution in practice में क्या है ये भी पता होना, तभी तो आपको नंबर मिलेगा. In practice there are not many, my dear friends, examples where the president has vetoed the state laws. provision जरूर है लेकिन veto नहीं करा, हमने देखा नहीं, तो इसका यूज नहीं हो रहा है इतना. तो आप क्यों कह रहे हो यूनिटरी है? प्रोविजन जरूर है लेकिन यूज नहीं हो रहा है प्रैक्टिस में. आगे आइए. दूसरा, ये पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पे लॉ बनाता है और ये संविधान कहता है कि हाँ बनाना चाहिए. क्यों बना रहा है दोस्तों? ये नेशनल इंटरेस्ट में बना रहा है. अब बताओ बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए? अंडर आर्टिकल 249 पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू एवरी मैटर इन्यूमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट. अगर राज्यसभा पास कर रहा है एक रेजोल्यूशन बाय 2/3 majority necessary in the national interest, if a subject in the state list
टेक्स अप नेशनल कैरेक्टर, अगर कोई सब्जेक्ट ऐसा है स्टेट लिस्ट में जो नेशनल इंपॉर्टेंस का है, नेशनल कैरेक्टर ले रहा है, पार्लियामेंट यहाँ पे सिर्फ वही अथॉरिटी है, सिर्फ पार्लियामेंट ही ऐसी अथॉरिटी है जो उसके ऊपर लॉ बना सकती है। इन नॉर्मल कोर्स दिस कैन नॉट बी डन अनलेस द कॉन्स्टिट्यूशन इज अमेंडेड, बट अब नॉर्मल कोर्स में ये नहीं हो सकता है, बट in this provision we have devised an expedient way by which without formally amending the constitution, हमने एक प्रावधान डाल दिया कि भाई आर्टिकल 249 के अंदर पार्लियामेंट चाहे स्टेट लिस्ट के ऊपर लॉ बना सकती है। क्यों? क्योंकि स्टेट लिस्ट का वो जो पार्ट है जिसमें हमने स्टेट को पावर दी लॉ बनाने की, वो अभी नेशनल कैरेक्टर होल्ड कर रहा है। दिस पावर इज गिवन टू पार्लियामेंट बाय द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यानी कि ये राज्यसभा जो है ये पावर देता है बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन सपोर्टेड बाय अमेंडेड बाय द अग्रीमेंट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स। ये देख लेंगे हम, ठीक है, जब हम आर्टिकल 249 पढ़ेंगे इसकी मेजॉरिटी का क्या सीन है। आगे आइए। फिर उसके बाद हाँ, ये कई बार क्रिटिसाइज किया जाता है कि भाई पार्लियामेंट के पास पावर है नए स्टेट्स बनाने की और नई बाउंड्रीज को या स्टेट्स की बाउंड्रीज को ऑल्टर करने की। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में फॉर्म न्यू स्टेट्स, इट में इंक्रीज डिमिनिश द एरिया, आर्टिकल 3 के अंदर ये हमने पावर दी है। चाहे तो बाउंड्रीज को भी ऑल्टर कर सकता है। अच्छा, अभी हाल ही में आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि एक स्टेट है जिसके नाम को चेंज करने के लिए एक रेजोल्यूशन पास किया गया है आर्टिकल 3 के अंदर। एनीबडी हु कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। अभी रिसेंटली बात है और वो किया जा रहा है कि आप अलाइन नहीं कर रहे हैं, हमारे जो लिंग्विस्टिक प्रोनाउंसिएशन है उसके साथ अलाइन नहीं हो रहा है, इस वजह से। After the despotic rule of British government of India, for the first time established a federal setup in India. Framers of the constitution were well aware of the peculiar conditions under which and the reasons for which the states were formed. क्यों हमने states form किए थे, उनकी boundaries को क्यों define किया था। So deliberately accepted the provisions in Article 3 with a view to meeting the possibility of redistribution of state. Might be states को फिर से हम change कर सकते हैं, माइट बी इंडियन स्टेट्स में कुछ इंटीग्रेट हो जाए स्टेट्स, माइट बी कुछ चेंज हो। इसीलिए आर्टिकल 3 इन अकाउंट द फैक्ट दैट कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्टेम्पलेटेड रीएडजस्टमेंट ऑफ द स्टेट्स विच माइट अराइज इन फ्यूचर। हमने क्यों दिया, हम देखिए एक्सप्लेन भी कर रहे हैं इस चीज को कि आर्टिकल 3 में हमने पार्लियामेंट को ये पावर दी है, स्टेट्स बनाओ, बाउंड्रीज ऑल्टर करो, चेंजेस करो, कुछ भी कर सकते हो। बट हमने इसीलिए दिया क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था उस टाइम पे भी हमने देखा पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, कितने सारे ऐसे डिविजन्स थे स्टेट्स में और प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे। बहुत सारे चेंजेस हमने देखे थे और इंटीग्रेशन ऑफ द स्टेट्स में भी किसका रोल था सबसे ज़्यादा, बताइएगा। तो माइट भी फ्यूचर में भी पॉसिबिलिटी हो कि एक स्टेट दूसरे में इंटीग्रेट हो जाए। मान के चलिए हम किसी और टेरिटरी को अक्वायर करते और वो हमारे कंट्री में इनकॉर्पोरेट हो जाए, तो इसमें हमने पावर पार्लियामेंट को दी कि माइट भी ऐसी प्रॉब्लम फ्यूचर में अराइज हो, इसीलिए ये प्रोविजन हमने यहाँ पे डाला। लास्टली इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में दोस्तों हमने डिस्कस कर ही लिया है। इमरजेंसी में पार्लियामेंट के पास पावर आ जाती है, अंडर आर्टिकल 356 में भी पावर आती है। इफ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड कि गवर्नमेंट इज नॉट बीन एबल टू कैरी ऑन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो चाहे तो डिसमिस कर सकता है। फर्दर द प्रेसिडेंट में ऑर्डर डायरेक्ट दैट ऑल और एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 278 to 279 distribution of revenues between center and state shall take effect with such exceptions or modifications as he thinks fit। यहाँ पे थोड़े changes हुए हैं after the GST and all। तो ये कुछ इमरजेंसी से रिलेटेड प्रोविजंस हैं जिसमें कहा जाता है यूनिटरी है, बट वाई नॉट, क्यों नहीं हम पार्लियामेंट को ये पावर देंगे या सेंटर को ये पावर दें। अभी भी नहीं देंगे तो कब देंगे? अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर हो गया तो अभी भी नहीं देंगे तो हम कब देंगे? आई होप यू गेट माई पॉइंट। लास्टली दोस्तों ये चीज़ें आपको याद रखनी है। There are certain phrases which have been called regarding our constitution and this is asking the prelims। ये आपके prelims का पार्ट है, तो as it is आप लर्न कर लीजिए। फेडरल एंड फॉर्म यूनिटरी स्पिरिट केसी वेयर ने बोला है, बार्गेनिंग फेडरलिज्म मॉरिस जोन्स ने, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ग्रैनविल ऑस्टिन ने, और फेडरेशन विद अ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी आइवर जेनिंग्स ने। मैंने आपके सामने एक ओपिनियन रखा है, आप एक्स्ट्रा रीडिंग भी कर सकते हैं, किसी भी स्टैंडर्ड बुक को आप रेफर कर सकते हैं और एडिशंस कर सकते हैं, इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। नोट्स आपको दोस्तों मिल जाएंगे और बस इसीलिए आपको मैंने ये बताया है कि आपके जो फीचर्स हैं उनको आप रेडी कर लीजिएगा पॉइंट वाइज, और फेडरल सेटअप में या फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से फीचर्स होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम यूनिटरी क्यों कहते हैं। ये 3 चीज़ें आपने आज पढ़ी हैं।
बताइएगा कि आपका ओपिनियन कैसा है। नोट्स के बारे में भी ज़रूर बताइएगा। नोट्स जो है दोस्तों वो मेरे खुद के हैं और ये प्रिपेयर्ड है, मेरे खुद के नोट्स हैं। तो क्वेश्चंस और मेंस के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियोस हैं तो इसके बारे में तो मैं ज़्यादा आपको नहीं डिस्कस अभी कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आप लोग अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जो कि प्रीएम्बल से रिलेटेड है। आई होप यू एंजॉय टुडे सेशन बिकॉज आई लव्ड इट। सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए गाइस। टेक केयर एंड अलविदा फ्रॉम माय साइड।